नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में जो हमने पहले दो वीडियो अपलोड किए थे ज्योग्राफी से संबंधित, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, उसी को मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज तीसरा वीडियो डालेंगे उससे संबंधित कि भाई अच्छी तरह से पहले अक्षांश का और देशांतरों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसी से आगे भूगोल क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि विश्व का मानचित्रावली होता है, भारत का मानचित्रावली होती है, जैसे राजस्थान का भी, तो उससे मानचित्रों से अच्छा समझ में आता है। तो उस मानचित्रावली को समझने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर का नॉलेज होना क्या है, ज़रूरी है दोस्तों। और उसी कड़ी में हमने आगे आज जो क्लास को प्रोन्नत किया है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है भारत के भूगोल से, भारत के ज्योग्राफी सेशन से, और उसमें सबसे पहला अध्याय आता है भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार, मैं कुछ बातें आपसे साझा शेयर करना चाहता हूं कि भाई दुनिया में पता नहीं कितने एक लोग पढ़ाएंगे, अभी आने वाले टाइम में कितने एक लोग पढ़ा के जा चुके हैं, वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। बात ये होती है कि किसी को किसी सर की लैंग्वेज पसंद आती है, किसी को किसी सर की, कोई अपने से ज़्यादा भी पढ़ाता है, कोई कम भी पढ़ाता है। बात यह है कि मेरे दोस्तों, पूरी क्लास को एक बार अपने जिद और जहन में बिठा के अच्छी तरह से समझ के उस कॉन्सेप्ट को, और फिर थोड़ा तुलना करना कि वास्तव में सक्सेस कोचिंग सेंटर या सक्सेस परिवार आपको अपनी जो भी वीडियो अपलोड कर रहा है उसमें आपको कुछ और लोगों से कुछ बेहतर अलग नज़र आएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखें एक बार, और फिर आप अपने दिमाग से, अपने जुनून के साथ इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से आज के वीडियो में भारत की अवस्थिति और विस्तार से टॉपिक समझेंगे, क्योंकि हमने पहले दो वीडियो डाले थे अक्षांश और देशांतर। जिन लोगों ने उन वीडियो को अच्छी तरह से देखा है या अच्छा उन अध्यायों को अच्छी तरह से समझा है, उन लोगों को आज जो ये टॉपिक होगा दोस्तों, भारत की स्थिति और विस्तार, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्जाम में छोटे से लगाकर बड़े एग्जामों तक यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, पहला अध्याय है भूगोल का, तो याद रखना यहाँ से भी लोग क्या कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। प्यारे मित्रों, को क्या कर देते हैं, कुछ गलतियां कर। आज समझाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों का इधर से उधर क्या कर देते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो समझना इस बात को। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई पृथ्वी क्या है, गोल है, एक नारंगी के समान है। ठीक है, और उसमें सबसे पहला नाम आया कि पृथ्वी को गोल या नारंगी आकार देने वाले या बताने वाले, तो पहला व्यक्ति कौन था, अरस्तु, आर्यभट्ट। फिर आते हैं पाइथागोरस, जिन्होंने सिद्ध करके दिखाया था। ठीक है, कोपरनिकस ने बताया कि, कोपरनिकस ने भी बताया कि गोल है, इसीलिए किसको चक्कर लगाती है, तो याद रखना सूर्य को चक्कर लगाती है गोल होने के कारण। और सूर्य को चक्कर लगाई तो इसीलिए कोपरनिकस को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, कि सौर मंडल को सबसे पहले सौर मंडल की खोज करने वाले कौन थे, तो उन व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों, कोपरनिकस। उसी पृथ्वी पर हमने कुछ अक्षांश पढ़े थे और कुछ देशांतर, जो मुख्य मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अक्षांशों में तो हमने मुख्य रूप से 5 प्रकार पढ़े थे, 5 लाइनों का जिक्र किया था। सबसे पहले भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। और अपना जो भारत है, अपना देश भारत, तो भारत जो भारत माता की भूमि है, वो दुनिया में या पृथ्वी पर या ग्लोब पर कहाँ चित्रित की गई या कहाँ उसका मानचित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, मार्टिन बैम। ठीक है, अक्षांश खींचने वाले व्यक्ति कौन थे, इरेटोस्थनीज। देशांतर खींचने वाले व्यक्ति कौन थे, हेरोडोटस। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ अध्याय या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। उसी कड़ी में आज आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों, भारत की अवस्थिति बोल दो या स्थिति बोल दो, कहाँ स्थित है, मतलब अवस्थिति व विस्तार। ठीक है, ये टॉपिक है दोस्तों, भारत की अवस्थिति व विस्तार। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा नॉलेज के लिए, वापस
उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। क्या समझना है आपको, पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी में यहाँ दक्षिणी ध्रुव और यहाँ क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये ध्रुव उत्तरी और ये कौन सा है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव। क्या समझना है, तो ये तो है उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली या ध्रुवों के समानांतर खींची गई, ध्रुवों को मिलाने वाली खड़ी हुई रेखाओं को या यामोत्तर रेखाओं को क्या कहा था हमने, देशांतर। और देशांतर, सबसे पहला देशांतर कौन है, तो वो 0 डिग्री, जिसे आप ग्रीनविच कहते हो, GMT लाइन कहते हो, ठीक है, प्रमुख हो गया। अक्षांशों की बात करें तो इधर दिशा कौन सी है दोस्तों, पूर्व। इधर दिशा कौन सी है, पश्चिम। पूर्व से पश्चिम खींची गई सभी समांतर जो कोणीय दूरी बनाते हैं दोनों तरफ, पूर्व की तरफ भी पश्चिम की तरफ, उन्हें क्या कहा जाता है, तो अक्षांश। तो ये हो जाएंगे अपने गांव की भाषा में भाई, ये पड़ी हुई रेखाएं, ये क्या है, खड़ी हुई रेखाएं। ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री का नाम है ग्रीनविच रेखा, इस 0 डिग्री का नाम है भूमध्य रेखा। क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा। भूमध्य, ये है दोस्तों कौन सी, तो याद रखना ग्रीनविच। क्या याद रखोगे, ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है, ठीक है, इंग्लैंड से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती, और भारत से इसके समानांतर यहाँ गौण प्रधान अक्षांश है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। तो याद रखना, इसके ऊपर मैंने आपको अक्षांश पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी क्यों लिख रहे हो सर जी, दक्षिणी लिखो। क्यों लिखूंगा, क्योंकि याद रखना भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो आधा भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो उत्तरी अक्षांश ही आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो ये रेखा कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा लगभग भारत के क्या बताई गई है, मध्य से गुजरती है। इसीलिए भारत की जलवायु कैसी बताई गई है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। समझ में आया, मैंने इसका जिक्र भी किया था अक्षांशों में कि कर्क से मकर के बीच क्या है, उष्ण, और उसके ऊपर चलोगे तो क्या आएगा, तो समशीतोष्ण या शीतोष्ण भी बोल सकते हो, शीत प्लस उष्ण से मिलकर, या उपोष्ण, उष्ण का उप प्रकार। तो याद रखना कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच लगभग बताई गई। तो कच्चे चित्र से समझना, मानो ये कौन सा देश है दुनिया में, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी है, विश्व है। तो ये तो दक्षिण भारत हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तरी भारत। आधा आधा भारत हो गया, किस रेखा से, कर्क रेखा से। तो आधा जो भारत है वो तो किस में आएगा, शीतोष्ण में, और जो नीचे है वो उष्ण में। इसीलिए दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया इसको, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश। अपना देश कौन सा है, भारत, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक क्या है दोस्तों, स्थिति से और विस्तार से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्थिति कहाँ है भारत की दुनिया में, तो भूमध्य रेखा के ऊपर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर या ग्लोब पर भारत कहाँ चित्रित किया गया है, तो आपको बताना है दोस्तों किस गोलार्ध में है भारत, उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में है तो फिर आपसे पूछेगा दिशा में किस में स्थित है भारत, तो पृथ्वी पर दिशा, ये उत्तर है, ये कौन है, पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा देश होगा, भारत। तो याद रखना भारत दुनिया में कहाँ स्थित है, तो दिशा पूछ ले तो क्या बताना है, उत्तर पूर्व के मध्य। कौन सा देश स्थित है मेरे मित्रों, तो याद रखना भारत है। कौन सा देश है, भारत है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए जो भी अक्षांश आएंगे भारत के लिए उनमें क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश। पहले ही बता देता हूँ, यही सेम एग्जामों में सेम क्या देता है, संख्या देता है, पर वो कहाँ घुमा देता है आपको, उत्तरी की जगह यहाँ क्या कर देगा, दक्षिणी अक्षांश। और आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, बस आपको तो संख्या अच्छी तरह से याद भी है पर आगे शब्दों को नहीं पढ़ते आप। और पहला ऑप्शन था 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो किस रेखा के लिए, कर्क रेखा, और वहां दे दिया दक्षिण अक्षांश। तो आप सीधा क्या करोगे, ऐसे नहीं देखोगे कि आगे दक्षिण है कि उत्तरी है, ठीक है। तो याद रखना भारत उत्तर के लिए, तो भारत में जो भी अक्षांश आएंगे उत्तरी अक्षांश के लिए आएंगे। फिर कौन सी दिशा है, पूर्व। तो पूर्व का मतलब है जो भी देशांतर भारत से गुजरेंगे उनके आगे क्या आएगा,
पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये पश्चिमी देशांतर होंगे किससे, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से या जीएमटी लाइन से। तो इधर वाले पश्चिमी देशांतर होते हैं, इधर वाले पूर्व। तो भारत किसमें है, ग्रीनविच से पूर्व में, भूमध्य रेखा से उत्तर में, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा किस महाद्वीप का देश है, तो किसका बताना है, एशिया का। किसका है, एशिया का। क्षेत्रफल में चीन के बाद और जनसंख्या में भी चीन के बाद दूसरा स्थान रखने वाला बड़ा देश कौन सा है मेरे मित्रों, तो याद रखना भारत है। दुनिया में 7वां है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दुनिया में दूसरा है। तो दुनिया की बात है, विश्व लेवल की। अब जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो है कि भारत एशिया के किस दिशा में है, तो याद रखना भारत दक्षिण में है भाई, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में किस में है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो दक्षिण दिशा में किसके, एशिया महाद्वीप के। कौन सा देश है, भारत। दुनिया में किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। फिर पूछ ले आपसे किस दिशा के मध्य, तो उत्तर पूर्व के मध्य, उत्तर पूर्व के मध्य। इसीलिए अक्षांश में क्या लगाते हैं, उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में क्या लगाते हैं, पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहां तक आपको अच्छा समझ में आया होगा मेरे मित्रों, ठीक है। अगली बात आगे बढ़ते हैं। तो एशिया में कौन सा है, दक्षिण दिशा में स्थित है। अब जो दक्षिणी देश हैं उनके लिए एक संगठन बनाया गया, तो भारत उसका मुख्य सदस्य है। और आपने पढ़ भी रखा होगा हिंदी में, तो उसको क्या नाम है भाई, दक्षेस, ठीक है, दक्षेस। और वैसे इसको बोलते हैं दोस्तों सार्क। कई जगह दक्षेस ना लिखकर सार्क ही मिलता है आपको। तो सार्क जो है एक संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का। और कितने देश शामिल किए गए इसमें, कितने देश शामिल किए गए हैं, तो 8 देश हैं। सार्क के कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, 8। अब 8 में से एक देश प्रमुख कौन आ रहा है, अपना देश भारत। अपना देश कौन सा आ रहा है, भारत। उसके साथ भारत है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। इस तरह से ये जो दक्षिणी देश हैं दोस्तों, ये सब किस में आते हैं, तो याद रखना 8 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत प्रमुख देश बताया गया है, ठीक है। तो सार्क का सदस्य है, दक्षिण एशिया में कौन सा देश है, भारत, ठीक है। और उन्हीं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है जिसका नाम क्या है, सार्क। सार्क में कितने देश हैं, 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत अवस्थित है, तो इसका मतलब अक्षांश देशांतर पूछे जाएंगे। तो याद रखना भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, दुनिया में या पूरे ग्लोब को 2 भागों में बीच में से काटने वाली कौन है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर भी 90 डिग्री यानी 90 अक्षांश से जो समानांतर है, नीचे भी समानांतर 90 है, ठीक है। तो ऊपर जैसे जाओगे तो आप संख्या गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दुनिया। अब ये तो भारत की क्या है, मुख्य भूमि। यहाँ तो यहाँ नीचे थोड़ा एक भाग और है भाई भारत का, इस तरह से इधर भी है। ये तो अरब सागर का होगा, ये किसका होगा, बंगाल की खाड़ी का। अब यहाँ से बात करते हैं भूमध्य रेखा से। तो भारत भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर स्थित है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पुट होगा, ये ध्यान रखना। तो याद रखियो मेरे दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताया गया है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का क्या है, कन्याकुमारी। पर भारत की इन किसके लिए, तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। और वहाँ क्या है, कार निकोबार या ग्रेट निकोबार का अंतिम बिंदु, जिसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, उसी के नाम थे प्राचीन नाम। तो उस बिंदु से जो कर्क रेखा से भारत की भूमि की दूरी बताई गई है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 876 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी बताई गई है मित्रों, तो आपको याद रखना है 876 किलोमीटर, 876, ये ध्यान रखना। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन हो। अब भारत की भूमि यहाँ से शुरू होगी, पर मुख्य भूमि कहाँ से होगी, कन्याकुमारी से। तो अब चित्र से समझना भाई एक एक बात को, ठीक है। मानो ये भारत का क्या है, लद्दाख क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, लद्दाख। इस तरह से
छोटा चित्र बनेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सा देश है, तो याद रखना भारत। भारत का यहाँ से शुरू होगा दक्षिणतम बिंदु, ग्रीनविच रेखा के कहाँ है, पूर्व में। ये तो दुनिया की बात थी पृथ्वी की, क्योंकि गोलाकार पृथ्वी, ठीक है। ठीक है, ये भारत की मानचित्रावली है भाई, इस तरह से अपने प्यारे भारत की। ये अपना सिक्किम क्षेत्र है, उसके बाद ये भूटान, फिर हो गए ये अरुणाचल प्रदेश, और ये अपना बीच में कौन फंस गया, बांग्लादेश, इस तरह से, ठीक है। ये ध्यान में, ये से भारत का मानचित्र है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। तो भाई ये उत्तर दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी भारत की, ये उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। और इधर क्या होगा, पूर्व। क्या होगा दोस्तों, पूर्व। इधर क्या है, पश्चिम, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या तो उत्तरतम बिंदु पूछता है, क्या क्या पूछता है, दक्षिणतम बिंदु। तो याद रखना भारत की भूमि कहाँ से शुरू होगी, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्व के मध्य है, दक्षिण दिशा में स्थित है। किसके, एशिया में सार्क देशों का क्या है, सदस्य है। सार्क देशों का क्या है, सदस्य। अब भारत एशिया के दक्षिणतम है और जल से लगा हुआ है तीन तरफ से, क्योंकि नीचे क्या है, हिंद महासागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर, तीन ओर से, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है भाई। जबरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है महाद्वीपीय, भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है या भाग है, ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप है तो इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, कितने देशों को शामिल किया गया है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों। 7 देश है वर्तमान में, पहले 5 थे अब 7 हो गए भाई, नई एनसीईआरटी के आधार पर, ये ध्यान रखना। सार्क देश कितने हैं, 8, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्र कितने हैं, तो क्षेत्र का मतलब उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में कितने देशों को शामिल किया गया है, 7 देशों को। कितने देशों को, 7 देशों को। और ट्रिक्स याद रखनी है यहाँ से, क्योंकि नया क्वेश्चन है भाई कि 7 कौन कौन से। बीबी को श्रीमाल, बीबी को श्रीमाल ने करो भाई, यहाँ पर बीबी ने श्रीमाल को, ठीक है। अब बी भारत हो जाएगा, बी फिर क्या होगा, भूटान होगा, और एक यहाँ भी इंग्लिश के 2 वर्ड हैं, एन भी दिया, ठीक। अब इसमें कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन निकाल रहा है, कौन कौन से देश हैं, याद रखना। सबसे पहले बी से क्या है दोस्तों, भारत, क्या आएगा, भारत। फिर बी से क्या आएगा, बांग्लादेश, क्या आएगा, बांग्लादेश, ठीक है। ने से क्या याद रखना है, नेपाल, क्या याद रखोगे, नेपाल। श्री का मतलब श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका, ठीक है। माँ आ गया इसमें तो क्या करोगे, म्यांमार, ठीक है। माँ से म्यांमार निकलेगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है को इसमें क्या है, साइलेंट है। को याद रखना क्या है दोस्तों, साइलेंट है, को साइलेंट है, ठीक है। तो म्यांमार से म्यांमार। उसके बाद है एन का मतलब नेपाल आ गया, ठीक है, नेपाल। भूटान 1 2 3 4 5 6 और एक देश और रह गया भाई, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और एन से याद रखना है मालदीव। कौन सा है दोस्तों, मालदीव, ये ध्यान रखना, मालदीव को शामिल किया गया।
भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, भूटान। बीबी ने श्री माल को एनबी दिया। ये ट्रिक्स है। कितने महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान में कितने देश बताने? 7। 7 में से अपना देश कौन आ रहा है? भारत भी आ रहा है। सार्क में 8 थे, 8 में कौन है? भारत शामिल है। अब भारत की स्थिति कहाँ है? एशिया के दक्षिण में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा समझ में आया है? ठीक है। उसके बाद करते हैं, बात कर रहे हैं स्थिति, क्योंकि हम सबसे पहले स्थिति की बात आती है तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि उसका अक्षांश और क्या होगा? देशांतरीय स्थिति तो होगा। ठीक है, तो स्थिति तो से आप बात करोगे या स्थिति से बात करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश। ठीक है, भारत लगभग 30 डिग्री यानी कुल 30 देशांतरों में, अक्षांशों में फैला है और 30 ही देशांतरों में लगभग, ये ध्यान रखना, बराबर फैला हुआ है। तो याद रखना भाई, यहाँ भारत का क्या है? अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में सबसे नीचे 2 द्वीप है, उस द्वीप का नाम याद रखना है ग्रेट निकोबार। क्या याद रखना है? ग्रेट निकोबार। द्वीप का नाम तो ये हो गया। अब ग्रेट निकोबार में जो नीचे नीचे बिंदु है, जो तो सुनामी लहराई थी भाई भारत में, कब दोस्तों? 2004 में। 2004, उससे पहले ये पॉइंट दिखाई देता था, पर सुनामी 2004 के बाद ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु बताया ग्रेट निकोबार में, नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट। क्या याद रखोगे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट ये 2004 सुनामी लहरों में क्या हो गया? डूब गया। क्या हो गया दोस्तों? डूब गया। इसका मतलब अब दिखाई नहीं देता। तो इंदिरा पॉइंट को पहले पुराने नाम पूछे तो आप याद रखना पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि भाई दूसरा नाम क्या है, तो इसी का नाम था पार्सन्स पॉइंट। और इसी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी बताई गई है भूगोलवेताओं के द्वारा? तो 876 किलोमीटर। कितनी बतानी है? 876 किलोमीटर। ये याद रखना। 2004 में सुनामी में क्या हो गया? ये बिंदु डूब गया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि। तो ये तो किसमें है? बंगाल की खाड़ी भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि में दोस्तों यहाँ एक राज्य है तमिलनाडु, इधर क्या है? केरल। तमिलनाडु में एक स्थान है, इस स्थान का नाम है दोस्तों कन्याकुमारी। क्या याद रखोगे? कन्याकुमारी। ठीक है, इससे पहले केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम था इसका? केप कोमोरिन, या कुमारी अंतरीप द्वीप के नाम से भी जाना जाता था इस बिंदु को। ठीक है, और ये तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति बताई गई है दोस्तों। अब डिग्री पूछ ले आपसे, तो ये जो ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है, ये तो कितनी डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि टाइम का, कटिबंधों का ये निर्धारण करती है। तो देखो भाई, कोई भी संख्या के ऊपर इस तरह का चिन्ह आ जाए तो वो तो क्या कहलाती है? डिग्री। फिर 1 ऐसे आ जाए वो मिनट, 2 ऐसे आ जाए वो क्या कहलाती है? सेकंड। ये ध्यान। तो यहाँ है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा बिंदु है भारत का दक्षिणतम? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, जो सुनामी 2004 में क्या हो गया? डूब गया, यानी जलमग्न हो गया। ठीक है, बात करें मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो क्या है? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप द्वीप। ये कितनी डिग्री पर है? तो याद रखना 8 डिग्री 4, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ भाई, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या बताना है? उत्तरी अक्षांश। अब आप समझ रहे हो गुरुजी, बात तो दक्षिणतम बिंदु की हो रही है और आप बार बार क्या कह रहे हो? उत्तरी। यही तो समझना है, यही तो समझना है आपको दोस्तों। तो याद रखना उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहा हूँ। पहले ही मैंने यहाँ एक अभी मैप बनाया था पूरी पृथ्वी का, और पृथ्वी का मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर भारत किस गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व के मध्य। एशिया के किस में? दक्षिण दिशा में। तो याद रखना भूमध्य रेखा के ऊपर जो भी देश हैं उनकी सबकी स्थिति देखोगे किस आधार पर? अक्षांश के आधार पर। तो उन अक्षांशों में पॉइंट तो चाहे दक्षिणतम कहलाएगा, पर नाम क्या आएगा उसके आगे? डिग्री के आगे उत्तरी अक्षांश। याद रखना, क्योंकि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के कहाँ है? उत्तर में, इसलिए उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर यहाँ से चलो भाई, रेखाएं काटती रहेंगी, काटती रहेंगी। यहाँ से जो रेखा आएगी एक प्रधान, उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के 2 भागों बांट रही है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब बात ऊपर चलते हैं दोस्तों,
तो सबसे उत्तरतम बिंदु यानी उच्चतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु यानी उत्तरी बिंदु, और इसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है दोस्तों? इंद्राकोल। ठीक है, और इंद्राकोल जो है ये पहले तो जम्मू कश्मीर का नाम आता था, आजकल ये जो क्षेत्र हो गया दोस्तों ऊपर वाले क्षेत्र, ये हो गया पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये लद्दाख इधर रह गया जम्मू कश्मीर। और वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन है? लद्दाख ही है दोस्तों। तो याद रखना इंद्राकोल लद्दाख कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कितनी डिग्री पर है? तो याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात समझ में आई गुरुजी कि इसमें तो उत्तरी अक्षांश सही है, उत्तर में है तो उत्तरतम यहाँ तो लगा, ऊपर यहाँ दक्षिणतम बिंदु बता रहे और लगा क्या रहा? उत्तरी अक्षांश। यही तो बात ध्यान रखनी है, यही तो आपको कंफ्यूज करता है एग्जामों में। 4 ऑप्शन डालेगा सेम डिग्रियों के, पर उसमें हेरा फेरी कहाँ करता है वो? तो उत्तर की जगह क्या दे देगा? दक्षिण, दक्षिण की जगह उत्तर या पूर्व पश्चिम कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये भी उत्तरी अक्षांश ही आएंगी, ये भी उत्तरी अक्षांश। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है यानी उत्तरी बिंदु है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, कुमारी अंतरीप जो कहाँ है? तमिलनाडु। और इसी कन्याकुमारी के नीचे हैं आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी, पम्बंदी, पाक जलडमरू मध्य, जो किन देशों के मध्य बताए गए हैं? श्रीलंका और भारत के मध्य बताए गए हैं। ये ध्यान रख। तो ये तो बात होगी किसकी भाई? भारत की अक्षांश स्थिति। कुल अक्षांश पूछ ले भारत से तो देखो भाई 8 डिग्री लगा लो चाहे 6 डिग्री, लगभग दोनों को निकालते हो तो लगभग भारत कितनी कुल अक्षांशों में फैला हुआ है? 30। कितनों में फैला है दोस्तों? 30 अक्षांशों। उसके बाद करते हैं दोस्तों, उसके बाद बात कर रहे हैं तो अक्षांश हो गए। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की देशांतर, तो ये तो था लेटीट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश के बाद क्या पढ़ रहे हैं? देशांतरीय। तो देशांतर का काम मैंने पहले बताया था अभी मैप बनाकर कि किस देशांतर के पूर्व में है। तो प्रधान देशांतर कौन था? ग्रीनविच जीएमटी, जो कहाँ से गुजर रही है? इंग्लैंड से। तो याद रखना दोस्तों उस पूरे मैप में इस तरह से आएंगे। तो सबसे पहला जो भारत को टच करके जाएगा यहाँ से कौन? देशांतर, क्योंकि वो खड़ी हुई आएंगी, ये क्या है? पड़ी हुई। ठीक है, तो देशांतर। तो सबसे पहले देशांतर आएगा पश्चिम में। कहाँ आएगा? पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम में कौन सा राज्य है? ये गुजरात, ये राजस्थान है। देखो भाई इस तरह से ये किसकी स्थिति हो जाएगी, यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रदेश कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान भारत में। तो बात कर रहे हैं तो गुजरात का, भारत का पश्चिमी बिंदु जो कितनी डिग्री देशांतर पर है? तो देशांतरीय विस्तार शुरू हो गया। तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का क्या है? पश्चिमी बिंदु है। क्या है दोस्तों? पश्चिमी बिंदु है। 68 डिग्री 7 मिनट पर पश्चिमी बिंदु, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर पश्चिमी बिंदु है। तो इसका नाम क्या है? तो देखो भाई नया नाम है, नई एनसीईआरटी में। एक तो इसका नाम गौर माता, गौर मोतो भी बोला गया है पर गौर माता याद रखना। और इसी का नाम पहले हम पढ़ते थे सरक्रिक भी है, सरक्रिक। ठीक है, तो सरक्रिक में छोटा बिंदु किसको मान लिया गया? गौर माता। तो गौर माता सरक्रिक गुजरात, राज्य कौन सा हो जाएगा मित्रों? गुजरात। तो आपसे पहले तो मोटे तौर पर यही याद रखना है कि भारत का उत्तरतम राज्य तो कौन सा है? उत्तरी राज्य। तो लद्दाख, और यहाँ कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन है वर्तमान? लद्दाख। दक्षिणतम क्या है? तमिलनाडु। दूसरा क्या है? केरल भी साथ याद रख। पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है या नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम। पर सबसे प्रमुख कौन है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे बाद में कहाँ दिखाई देगा? जो पश्चिम में होगा। तो पश्चिम में कौन है? गौर माता सरक्रिक गुजरात। तो पश्चिमी राज्य कौन सा होगा? गुजरात। पश्चिमी राज्य कौन सा होगा दोस्तों? गुजरात। ये ध्यान रखना। और फिर यहाँ से ये गुजरात की बॉर्डर शुरू होगी, इधर मध्य प्रदेश है और यहाँ तक मुंबई की तक। ठीक है, यानी महाराष्ट्र तक ये गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात राज्य को पश्चिमी राज्य कहा जाता है, जो कितनी डिग्री से शुरू हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब जो देशांतर वो काटते रहेंगे
तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि यहाँ से देशांतरों में बताया था भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाला कौन जाएगा, प्रमुख देशांतर, जिसका नाम है जो भारत की क्या है, ISTL, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी भारतीय मानक समय रेखा को समझने के लिए दोस्तों आपको पीछे का वीडियो देखना होगा या पीछे की जो भी क्लास उसको देखना होगा, जिसका नाम है देशांतर व भारत की मानक समय रेखा। तो उसको देखकर समझ लेना दोस्तों उसमें कि यहाँ से जो डिग्री जा रही है उसका नाम 82.5 डिग्री है, जो मिर्ज़ापुर, नैनी, इलाहाबाद या आजकल प्रयागराज हो गया उससे गुजरती है और 5 राज्यों से जाती है। तो वो प्रधान देशांतर आएगा। फिर आगे चलोगे तो चलते जाओ दोस्तों, यहाँ जो अंतिम बिंदु आएगा वो भारत को काट कर फिर आगे भारत की भूमि नहीं है तो खत्म भारतीय देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से मुख्य भूमि का शुरू हुआ, यहाँ से क्या हुआ, दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट का, जो कहाँ है, एक जलीय क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार से, और कहाँ खत्म हुआ भारत की भूमि के लिए 37 डिग्री 6 मिनट, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल, जो कहाँ है वर्तमान में लद्दाख। और ये क्षेत्र कौन सा है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये ध्यान रखना तो उसमें है। अब बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भारत का देशांतरीय विस्तार कितनी डिग्री शुरू, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहाँ खत्म दोस्तों, तो याद रखना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या याद रखोगे मित्रों, पूर्वी देशांतर। इस पूर्वी देशांतर पर खत्म। तो आप ये भी दिमाग लगा रहे होगे फिर से कि गुरुजी इधर पश्चिमी बिंदु है तो आप यहाँ पश्चिम देशांतर लिखो, नहीं, मैंने आपको पहले ही मैप में बताया था कि ग्रीनविच रेखा के भारत किस दिशा में पड़ता है, पूर्व में। तो पूर्व में पड़ेगा, जो जितने भी देशांतर गुजरेंगे भारत से उन सब में याद रखना है पूर्वी देशांतर। जितने भी अक्षांश गुजर रहे हैं तो भूमध्य रेखा के ऊपर था तो उत्तरी गोलार्ध में था, तो सबके आगे क्या लगेंगे, उत्तरी अक्षांश। देशांतरों की बात करोगे तो क्या लगेंगे, पूर्वी देशांतर। तो आप दिमाग ये लगा रहे हो कि भाई सबसे पहले पूर्व इधर है, इधर पश्चिम है, तो आप पश्चिम क्यों नहीं, क्या याद रखना है, पूर्वी देशांतर। फिर बता देता हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो पूर्वी देशांतर पर यहाँ जो वर्तमान में बिंदु है इसको भी NCERT नया नाम दिया है भाई, किबुथु। क्या याद रखना है, किबुथु। और पहले इसका नाम था वालांगू। तो ये याद रखना दोनों ही एग्जाम में, तो याद कोई सा भी आ सकता है स्थान वहीं। तो वालांगू किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। किसका याद रखना है दोस्तों, अरुण। तो याद रखना अब भारत में क्या है, पूर्व। तो याद रखना सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, किस देश में होता है, तो आपको उत्तर देना है जापान में। कहाँ है, जापान। इसका मतलब दुनिया में सबसे पूर्व में कौन है, जापान है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो पूर्व दिशा में होगा। अब पूर्व दिशा में कौन सा राज्य आ रहा है, तो राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। स्थान कहाँ होगा, तो किबुथु वालांगू में होगा। भाई कितनी डिग्री पर सूर्योदय होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हुआ, तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, तो सबसे पश्चिम में बाद में दिखाई देगा। किस बिंदु पर, गौर माता सरकिरिक गुजरात में। फिर वही बात कि कितने घंटों का अंतर, तो याद रखना 30 ही अक्षांश गुजर रहे थे लगभग, और 30 ही क्या बताए गए हैं, देशांतर। कुल भारत से 30 देशांतर गुजरते हैं और इन 30 के मध्य माना गया है किसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो भारत का क्या है, मतलब मानक समय रेखा। क्या बताई गई है दोस्तों, मानक समय रेखा। इस तरह से आपके एग्जाम में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, पुटअप होंगे। पर कहने की बात यहाँ से मुख्य यही है कि आप मुख्य रूप से यहाँ से जो भी क्वेश्चन करो उसमें इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिग्री एग्जाम में सेम देता है। ऊंचे से ऊंचे लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है विस्तार से और अवस्थिति से, पर वो येर फेर यहाँ कर देता है, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाता है आपका। तो ये याद रखना कि देशांतरों में पूर्वी लगाना है, चाहे वो पूर्व की बात करे चाहे पश्चिम की करे। अक्षांशों में दक्षिण ही लगा, वो उत्तरी लगाना है, चाहे वो दक्षिण बिंदु की पूछे चाहे ये उत्तरी बिंदु की पूछे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कितने भाई, 30। अब आपको मैंने पहले ही पिछले वीडियो को देखना, आपको बता रखा है, ठीक है, देशांतरों में कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट रखता है, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर कितनी मिनट रखेगा दोस्तों, 4 मिनट। और जो 4 मिनट है तो कितने गुजर रहे हैं भारत से, 30। इसका मतलब 30 को, तो 30 डिग्री कितना रखेगा, तो 30 से किसको गुणा करोगे, 4 से।
तो कितना आएगा 120 मिनट। कितना आएगा दोस्तों 120 मिनट। और जो 120 मिनट है दोस्तों ये क्या हो गया, तो मिनट का घंटा बनाओगे तो 60 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, 0 0 कट गई। तो कितने घंटे आ गए 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। कितने घंटे आए मित्रों हो 2 घंटे। तो याद रखना इसका मतलब 2 घंटे पहले किससे, सरकिरिक गुजरात से, गौर माता गुजरात से कहाँ सूर्योदय होगा पहले किबुथुवालांगो में, और 2 घंटे बाद कहाँ होगा, तो गौर माता सरकिरिक गुजरात में। कहाँ होगा, सरकिरिक गुजरात में होगा। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में, ये याद रखना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ से, ये तो टाइम की बात होगी, ये तो क्या होगी टाइम की। अब टॉपिक है विस्तार कितना है, तो विस्तार याद रखना इंदिरा कोल से लगाकर भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, कुमारी, अंतरिक्ष द्वीप। कितने डिग्री पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये जो है दोस्तों तो यहाँ से लगाकर और नीचे भारत तक, ये तो मानी गई है भारत की क्या दोस्तों, लंबाई। भारत की क्या है, लंबाई। तो भारत उत्तर से दक्षिण में लंबाई बताई गई है कितनी, 3214 किलोमीटर। लंबाई कितनी बताई गई है, 3214 किलोमीटर। कहाँ से, उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक। ठीक है, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ ले चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हो जाएगी पश्चिम से पूर्व कितनी डिग्रियों से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी गौर माता से लगाकर वालांगू अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये हो जाएगी दोस्तों क्या, भारत की चौड़ाई। तो ये चौड़ाई है दोस्तों, और चौड़ाई कितनी याद रखनी है, 2933 किलोमीटर। इसका मतलब लगभग कर्क रेखा भी भारत से क्या करती है, इतना ही लगभग इसकी लंबाई बताई गई है कर्क रेखा की, याद रख। वैसे कई बुकों में 2640 किलोमीटर भी लिखा है, पर एनसीईआरटी के आधार पर लगभग इतना ही किलोमीटर किसको माना गया है, तो याद रखना मेरे मित्रों चौड़ाई के लिए तो किसको, कर्क रेखा को माना। तो भारत की चौड़ाई कितनी है, कहाँ, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, किस पॉइंट से, गौर माता से लगाकर किबुथुवालांगो तक। ठीक है, और 2933 किलो। लंबाई की बात करें तो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिणतम कितनी मानी गई है, 3214 किलोमीटर। कई बार अटपटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में जिनको किसी को उम्मीद नहीं होती है, तो याद रखना 3214 में से 2933 घटाओगे तो वो अंतर भी पूछ सकता है। तो दोनों आंकड़े आपको याद रखने चाहिए, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की स्थिति, तो भारत ये भी एशिया के तो दक्षिण, पूरा भारतीय दक्षिण में, तो राजस्थान के लिए आए तो यह भी दक्षिणतम होगा। फिर किस गोलार्ध में है, ये भी दुनिया के, तो जहां भारत है ये भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तो राजस्थान का वही बात, ये दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, कौन सा, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। ठीक है, और कितनी डिग्री से शुरू है राजस्थान, तो कितनी डिग्री से, 23 डिग्री 3 मिनट से। कितना है राजस्थान, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने पर खत्म है, तो यहाँ उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, वो सॉरी क्या ना, हाँ कोणा गांव या कोठा गांव भी बोल सकते हो, श्री गंगानगर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद ये वही बात इधर से शुरू होगा, देशांतरी विस्तार, तो 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर किसका है, ये राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। और ये गांव कौन सा है यहाँ, तो याद रखना यहाँ कटरा गांव है, किसका, सम तहसील जैसलमेर का। और सबसे जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये धौलपुर की राजा खेड़ा तहसील का गांव है सिलाना। कौन सा है, सिलाना गांव। और कितनी डिग्री पर है, तो 78 डिग्री 17 मिनट, सॉरी कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट। यह है 30 मिनट भाई, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 यह है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब वही बात, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा था, अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में। कितने डिग्री पर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ होगा, तो वही बात, वही राजस्थान में कहाँ होगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर में होगा।
सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, तो सबसे बाद में भारत की बात हो रही थी तो कहाँ हो रहा था, गौर माता सर्किल गुजरात में कितने डिग्री पर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और मेरे मित्रों राजस्थान की बात करेगा तो 69 डिग्री 30 मिनट यानी कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में अंतिम होगा क्या, सूर्योदय। सबसे पहले सिलाना में, सबसे बाद में कटरा में, ठीक है। भारत की बात करें सबसे पहले कहाँ, किबुथु में, और बाद में कहाँ, तो गौरमाता। कितने डिग्री का अंतर, कितने घंटों का अंतर था भारत में, तो 2 घंटों का यानी 120 मिनट का। राजस्थान की बात करें तो कितने का अंतर आएगा, तो वही बात वही क्वेश्चन, भारत की लंबाई चौड़ाई 3214 और 2933, राजस्थान की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर उत्तर से, और चौड़ाई ज़्यादा है राजस्थान की कितनी 869 किलोमीटर, और दोनों को घटाते हुए 43 किलोमीटर का अंतर आता है। और वैसे विश्व लेवल की बात करें, विश्व ज्योग्राफी की, तो एक क्वेश्चन और भी होता है ऐसा कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, तो वो भी 43 किलोमीटर का ही निकलता है, क्योंकि 12,756 और 12,714 किलोमीटर इस तरह से बताया गया है। तो 43 युवा अंतर है। यहाँ राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में भी कितने का है, 43 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ये भारत में अपना प्रदेश राजस्थान था। कुछ बातें राजस्थान से भी हमने शेयर की, तो वही अक्षांशीय देशांतर, तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं, भारत से पढ़ते हैं, भारत पढ़ते हैं तो भारत में भी, और भी राज्यों का अध्ययन करते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी बनते हैं। तो ये दोस्तों भारत से संबंधित क्या था, भारत की अवस्थिति व विस्तार, ठीक है, अवस्थिति और विस्तार। अब भारत में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा राज्य बीच में पड़ता है, तो सबसे बीच में किसको बताना है, मध्य प्रदेश। ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान पर भी है, तो राजस्थान में मध्यवर्ती कौन है, अजमेर है। किसको माना गया है, अजमेर को हृदय भी माना गया। वैसे मध्यवर्ती तो नागौर भी है, क्या है दोस्त, नागौर है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे आपके एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि भाई अच्छे समझ में आया होगा और आगे भी आपको अच्छा समझ में आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। पूरी क्लास को 1 घंटे देखियो, फिर समझियो कि कौन कैसे किस तरह से पढ़ाते हैं, भाई तुलना कीजिए और अच्छी तरह से। तो कंटिन्यूटी बनाए रखियो क्लासों के साथ, और सक्सेस परिवार के साथ आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जय हिंद, जय भारत।